नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है लेट हो गया है। एडिटोरियल्स के टाइमिंग्स काफ़ी इरेटिक हो रहे हैं। कभी कभी एकदम ही सुबह 6 बजे डाल देता हूँ, कभी कभी 10 बजे तक जाता है। वैसे तो पिछले एक हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 बजे तक मेंटेन रहे, 10 सवा 10 तक मैं डाल देता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है, आपको 11:45 तक या 12 बजे तक ये एडिटोरियल मिल रहा है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग इरेटिक हो रहा है। प्रीलिम्स तक का समय दीजिए, उसके बाद चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर बिल्कुल टाइम पे एडिटोरियल डालना हो, अगर सिर्फ एडिटोरियल का काम कर रहा हूँ तो मैं सुबह 5 बजे और 6 बजे भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा काम है तो थोड़ा बहुत टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। काइंडली एडजस्ट प्लीज़। तो चलिए, सबसे पहला आर्टिकल, अमेरिका एशिया पॉलिसी। अमेरिका की एशिया पॉलिसी क्या है? अमेरिका की ओवरऑल जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, जो भी एशियन कंट्रीज का अमेरिका के लिए सोचना है, वो कैसे बदलेगा इस अफगान के फियास्को के बाद। इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा व्यू पॉइंट इसको देखेंगे। फिर एक है द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ओवरऑल अभी रिसेंटली 27 अगस्त को क्या हुआ कि एकदम से बड़ा हो हल्ला आया पेपर में कि 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस एक दिन में दी गई, 1 करोड़ 7 लाख लगभग। लेकिन जस्ट उसके बाद देखा गया कि वैक्सीन डोजेस बहुत नीचे आ गई। तो फ्राइडे को यानी कि 27 अगस्त को 1 करोड़ 7 लाख दी गई, और फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद संडे को देखा गया कि भाई सिर्फ 34 लाख डोजेस ही दी गई। हालांकि संडे को हमेशा से कम ही डोजेस दी जाती हैं। तो ऑथर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दे रहा है कि भैया, एक दिन में बहुत ज्यादा डोजेस देने का रिकॉर्ड ना बनाओ, आप हर दिन थोड़ी थोड़ी ज्यादा डोजेस दो, वो ज्यादा जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर एक और आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मैरिटल रेप को लेके। देखिए, रेप को लेके और ओवरऑल अभी जो मुद्दा हुआ है छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने और केरला की हाई कोर्ट ने। छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने बोला कि भाई, मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम। एक पर्टिकुलर हस्बैंड के ऊपर उसकी वाइफ ने 3 सेक्शंस के अंदर इल्जाम लगाया था। सेक्शन 376 जो कि रेप होता है, सेक्शन 377, सेक्शन 498A। इन सेक्शंस में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 376 के अंदर का इल्जाम हटा दिया। मतलब अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, प्रोवाइडेड वो वाइफ 18 साल से ज्यादा की हो, उसको मैरिटल रेप नहीं माना जा सकता। ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन 2 और सेक्शन 375 में, जिसमें रेप की डेफिनेशन दे रखी। ये कैसे गलत है, ओवरऑल इस चीज के बारे में यहाँ पे और ऑथर ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए। श्रद्धा चौधरी जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, ग्लोबल लॉ स्कूल में है ये लेक्चरर। इनके जो व्यू पॉइंट्स है ना, वो थोड़े आप कह सकते हो कि एग्रेसिव है ओवरऑल इन लॉस को लेके। तो इनके व्यू पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा आर्टिकल में ऐसी चीजें भी लिखी हैं कि मतलब पता नहीं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा नहीं। अच्छे तरीके से समझा पाना इन द सेंस कि थोड़ी क्वेश्चनेबल चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ओवरऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स से बहुत रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं, तो उतना बोलना इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सही है कि नहीं है, बट आप लोग समझदार हैं। थोड़ा मोड़ा मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप अपने आप से पता कर सकते हैं। फिर हैंगिंग फायर ऑन ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली में रिसेंटली ये जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी, उसमें पार्लियामेंट और हमारे लॉ मेकर्स किस प्रकार से अड़ंगा डाल रहे हैं, उसके बारे में बात की गई। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 2004 में चुन के आए थे, उस समय पे 24% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, और 2019 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई है, उसमें 43% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो इतना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो क्यों रहा है भाई? देखिए, इसका आंसर तो हमको सिंपल ही पता है। अब आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी। उस मिर्जापुर मूवी में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अखंडानंद त्रिपाठी है, उसकी वो इलाके का बाहुबली उसकी वहां पे चलती है, तो कोई उससे पंगा नहीं रहता, तो वो एमएलए सीट पे खड़ा हो रहा है। कोई दूसरा एमएलए खड़ा होगा तो उसकी ये सुनेगा ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर इलाके में एक बड़ा पावरफुल पर्सन होता है, वहां का बाहुबली टाइप्स, उसकी हर जगह चलती है। तो वो जो चाहता है वही होता है, तो वही पॉलिटिकल लीडर बनता है। तो कल की डेट में आप आईएएस आईपीएस बनोगे या गवर्नमेंट में किसी भी पद पे काम करोगे, तो आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, 10 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर डाले जाएंगे। और वहीं पर अगर आप पॉलिटिशियंस की बात कर लो, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये गलत है। देखिए, गलत तो है, बट आप इसको कैसे सही करोगे, ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो काफी अलग है। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं वो मैं आपसे बताऊंगा, तो जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी वो भी मैं बताऊंगा। इनफैक्ट आपने मिर्जापुर देखा ही होगा। आप एमएलए एमपी की बात छोड़ो, जो कॉलेज में पॉलिटिक्स होती, जैसे कि उसका लड़का होता है मुन्ना त्रिपाठी, तो उसके अगेंस्ट कॉलेज में एक बंदा खड़ा होता है इलेक्शन जीतने के लिए, उसको मार मार के भगा देते हैं। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है इन चीजों को लेके, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अभी रिसेंट टाइम में ठीक हो जाएगी, इसके चांसेस थोड़े कम है। फिर 2-3 आर्टिकल्स और है, उनको मैंने डिस्कस नहीं किया, जो कि वो 3-4 दिन में न्यूज में है। जैसे कि मोनेटाइजेशन को लेके यहाँ पे बात की, नेशनल मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम हम काफी डिस्कस कर रहे हैं। और ओवरऑल ग्रीन टॉक में, मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल मेजर्स को लेने में इंडिया पीछे नहीं है।
तो इंडिया कैसे पीछे नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए। तो इन व्यू पॉइंट्स को इस आर्टिकल में बताया गया। हालांकि मैं ऐसे बहुत से व्यू पॉइंट्स पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए 4 जो यूनिक आर्टिकल हैं वही मैं आज की डेट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो विपुल सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, जानवी पांडे ने हमको ज्वाइन किया है, अभिषेक मोंगा ने हमको ज्वाइन किया है, फिर खालिदा सिद्दीकी ने हमको ज्वाइन किया है। खालिदा सिद्दीकी का ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम बैक खालिदा। देन वॉर्ट और म्यूजिंग्स ने हमको ज्वाइन किया, वॉर्ट और म्यूजिंग्स ने। दीपक मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है, नीलम कृष्ण दत्त ने हमको ज्वाइन किया है, ऑथेंटिसिटी ने हमको ज्वाइन किया है, अब जो भी इनका नाम है वेलकम, और विश्वक श्रीराम ने हमको ज्वाइन किया है, शुभम सौरभ ने हमको ज्वाइन किया है, अर्चना शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है, रवि रंजन ने हमको ज्वाइन किया, तनुजा सुशिंद्रन ने हमको ज्वाइन किया। तनुजा सुशिंद्रन का ये सेकंड मंथ है मेंबर, वेलकम बैक तनुजा। सिद्धार्थ सोम ने हमको ज्वाइन किया। तो सिद्धार्थ सोम, तनुजा सुशिंद्रन सेकंड मंथ से मेंबर, रवि रंजन, अर्चना शर्मा, शुभम सौरभ, विश्वक श्रीराम, ऑथेंटिसिटी, नीलम कृष्ण दत्त, देन दीपक मिश्रा, वॉर्ट ऑन म्यूजिंग्स, खालिदा सिद्दीकी सेकंड मंथ एज अ मेंबर, अभिषेक मोंगा, जानवी पांडे एंड विपुल सिंह। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। इतनी क्वांटिटी में जिस दिन लोग ज्वाइन करते हैं, सच बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स थोड़े बहुत रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, स्पेसिफिकली जिन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, केवल 20 ही वीडियोज एक्स्ट्रा हैं, बट डेफिनेटली यू गाइज आर हेल्पिंग। मैं प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेरा प्रॉमिस है मैं कुछ ना कुछ जरूर शुरू करूंगा। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मैं अपने मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करूंगा। कोई पेड कोर्स नहीं चला रहा हूँ, तो कम से कम मेंबर्स के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। लाइव चैट जैसी चीज़, ओवरऑल जितना मुझसे हो सकेगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर हेल्पिंग मी बी सस्टेनेबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। देखिए आपका कुछ नहीं जा रहा है इस वीडियो को लाइक करने में, ना ही इसको शेयर करने में, किसी और का भलाई हो जाएगा जो भी इस वीडियो को देखेगा। और ओवरऑल जितने ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा व्यूज़ और जितने ज़्यादा इंगेजमेंट, जितने ज़्यादा कमेंट्स, उतना ही यूट्यूब इन वीडियोस को प्रमोट करता है। दैट्स वाई ये से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करो। चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। नोटिफिकेशंस भी मैं समय समय पे ज़रूरत के हिसाब, जैसे आज लेट है तो नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में डाल दूंगा। वैसे नॉर्मल कर सुबह सुबह आता है तो लोग देख ही लेते हैं, और चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक आपका दे रखा है। तो पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। अमेरिकाज एशिया पॉलिसी, द यूएस मस्ट पुश फॉर अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्पाइट अफगान डिबैकल। देखिए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे बात क्यों की जा रही है? तालिबान को एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं समझा जा रहा है। तालिबान को एक ऐसा ऑर्डर समझा जा रहा है जो कि ओवरऑल रिलीजियस एक्सट्रीमिटी के बेसिस पे रूल करने की बात कर रहा है। किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, वुमेन के राइट्स को दबाया जाएगा, इस प्रकार की बातें हो रही है। एक्चुअली में कैसे रूल होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात की जाए तो ही हैज फाउंड हिमसेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। देखिए इनको रिपब्लिकन्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया कि तुमने काम गड़बड़ किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इनको अब गरियाया जा रहा है, इनकी खुद की पार्टी के अंदर, और अमेरिकन पब्लिक तो गरिया ही रही है। 13 यूएस ट्रूप्स की यहाँ जान चली गई है। लगभग आप कह सकते हो 160 के लगभग यहाँ पे अफगान सिविलियंस, 160 170 के लगभग अफगान सिविलियंस की यहाँ पे जान गई हुई है। और इन सब चीज़ों की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे फेल हुए, इनकी प्लानिंग बहुत खराब थी। चलिए उन्होंने देश से बाहर निकलने का डिसीजन लिया तो लिया, वो डिसीजन पहले से लेने का पद पार्टी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इतने गलत तरीके से डिसीजन लिया कि बहुत सारे लोगों की जान हो रही है। अमेरिका को ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है पूरी दुनिया के सामने, भागना सा पड़ रहा है, एक तरीके से भाग से रहे हैं ये फोर्सेस यहाँ से। काबुल एयरपोर्ट जो केओटिक वायलेंट सीन्स हैं वो हमने देखे ही देखे। और तालिबान पूरा का पूरा काबुल के ऊपर कब्जा कर चुका है, अफगान टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर चुका है। नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या होगा आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो जैसे साइगोन से भागना पड़ा था अमेरिका को 1975 में, कुछ कुछ इस प्रकार से अफगानिस्तान में भी भागना पड़ रहा है। तो अब इन सब चीज़ों के चलते अमेरिका की जो ग्लोबल इमेज है बहुत खराब हुई है। तो अब आगे आने वाले समय में मिस्टर बाइडेन साउथ एशिया में अपनी डोमेस्टिक क्लाउड को, अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को कैसे प्रमोट करेंगे। वियतनाम जैसे देश हो गए, फिलीपींस जैसे देश हो गए, जो कि अमेरिका को इस तरीके से देखते हैं कि हाँ भाई चाइना अगर उनके अगेंस्ट एग्रेशन करेगा तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आएगा। अब जब ये सब हो रहा है तो अमेरिका उनको बचाने कैसे आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि एक ऐसा देश अफगानिस्तान जहाँ पे ट्राइबल और एथनिक लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ पे ओवरऑल वेस्टर्न सरकारें जो रैशनल डिसीजन मेकिंग
का कंसेप्ट यूज करती हैं, उसके बजाय ट्राइबल एथनिसिटी, आपके साथ ट्रेडिशनल एथनिसिटी, और ट्रेडिशन में भी भाई बहुत सारा अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस, वुमेन्स को दबाना, ठीक है ना, मीडिया को उतनी राइट्स ना देना। तो इस प्रकार की चीजों से होगा क्या, रूल बेस्ड जो गवर्नेंस है वो चली जाएगी। और सबसे खास बात ये कि रूल बेस्ड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के अंदर, ये अमेरिकन पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप रूल बेस्ड ऑर्डर को मत छोड़ो। अब अगर अमेरिका जैसी कंट्रीज डेमोक्रेसी होकर कल की डेट में तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने लगे, अब तालिबान प्रॉपर तरीके से राज करे तो ठीक है, अगर इसने अत्याचार करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर तो चीजें प्रॉब्लमेटिक है। तो ऑथर यहाँ पे बस यही बोल रहा है अमेरिका को कि भाई आप एक रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करो, चाहे कितना भी बवाल, चाहे कितना भी फियास्को, चाहे कितना भी डिबैकल हो गया हो आपका अफगानिस्तान के अंदर। फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी के रोल्स को भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की आईएसआई कैसे तालिबानी हकानी नेटवर्क को सपोर्ट देती है, चाइना किस प्रकार से अब अफगानिस्तान में अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश करेगा, इंडिया भी भैया कुछ सिविलाइजेशनल और सॉफ्ट पावर लिंक्स, हालांकि सिविलाइजेशनल और सॉफ्ट पावर लिंक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते नहीं है, खासकर जब तालिबान जैसे नेटवर्क पावर में हो, बट फिर भी ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन इम्पैक्ट को पूरी तरीके से एसेस करके यूएस को अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए और अफगानिस्तान में एक रूल बेस्ड ऑर्डर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि मिस्टर बाइडेन कैसे ओवरऑल अपने एशियन एलाइज और पार्टनर्स को रीअश्योर कर पाएंगे कि हाँ ही इज देयर फॉर देयर हेल्प। जो बाइडेन को एक कमजोर राष्ट्रपति की तरह देखा जा रहा है और ओवरऑल चाइना तो यहाँ पे ताकतवर नजर आ ही रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अफगानिस्तान से जिस प्रकार से भागे हैं अमेरिकन, क्या गारंटी है कि कल वियतनाम और फिलीपींस के अगेंस्ट अगर चाइनीज एग्रेशन होता है तो ये मदद करने के लिए आएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये जो डैमेज हुआ है ना, उनकी रेपुटेशन को डैमेज हुआ है जो बाइडेन की, इस रेपुटेशन डैमेज को ठीक करने के लिए रिसेंटली यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सिंगापुर और वियतनाम की ट्रिप की, और इस सिंगापुर और वियतनाम की ट्रिप में इन्होंने देश की सरकारों के साथ बातचीत करके यही कोशिश करने की बात की कि भैया हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो कल की डेट में चाइना अगर आपके अगेंस्ट पुशबैक करता है हम मदद करेंगे। ये बात यहाँ पे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है यूएसए पूरी दुनिया को। अब पूरी दुनिया को कितना भरोसा होता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। फिर यहाँ पे वाशिंगटन को कुछ और चीजें करने की जरूरत है, छोटी छोटी समिट मीटिंग्स, ग्राउंड लेवल एंगेजमेंट, क्वाड के थ्रू डीपर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स बनाने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इन डिबैकल्स के चलते अमेरिका के रिश्ते इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो जाएं और इंडिया को इससे फायदा भी बहुत होगा। देखिए इंडिया इज ऑन द राइट पाथ। हमारी जो अप्रोच है ना फॉरेन पॉलिसी को लेके, मैं कहूँगा जबरदस्त है। जबरदस्त कैसे? क्योंकि देखिए हम इतने ताकतवर हैं कि हम चाइना जैसी कंट्रीज की एग्रेशन को झेल सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको जो मदद चाहिए, जो स्ट्रेटेजिक मदद चाहिए हथियारों के मामलों में, डिफेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, ये सब हमको कहाँ से मिल सकता है? ये हमको एक ही प्लेयर से मिल सकता है, वो है अमेरिका। आज की डेट में चाइना जो इतना बड़ा बन के बैठा है ना, इसकी ग्रोथ में अमेरिका का एक बहुत मेजर रोल रहा है। अमेरिका की दोस्ती रही चाइना के साथ, तब चाइना जाके इतना इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है, और इसी चीज़ का हमको फायदा उठाना है। इकोनॉमिक रिलेशंस अमेरिका के बना से अपने आप को लॉन्ग टर्म में हमको सस्टेनेबल करना है। ये एक अलग व्यू पॉइंट मैंने आपको दे दिया। प्लस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जिट हुआ है ना अफगानिस्तान के अंदर, इसके दो फोल्ड रेपरकशंस निकल के आएंगे। पहला रेपरकशन क्या है? अफगानिस्तान साइक्लिकल ट्रांजिशन फ्रॉम वेस्टर्न ऑक्युपाइड टेरिटरी टू अबंडेंट नेशन एंड अल्टीमेटली अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्लोबल टेरर आउटफिट्स इज वेल डॉक्यूमेंटेड। मतलब अफगानिस्तान में क्या होता है कि पहले वेस्टर्न नेशन एंट्री मारते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर टेररिस्ट के कंट्रोल में आते हैं, फिर वेस्टर्न नेशन आते हैं, फिर टेररिस्ट के कंट्रोल में। तो ये सब चीज़ें अफगानिस्तान में जरूर देखेंगी। तो आगे आने वाले समय में अब चूंकि तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो दुनिया भर के टेरर नेटवर्क्स आपके अफगानिस्तान में प्रोलिफरेट कर सकते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा तो वहाँ पे पहुंच ही गए, आईसिस खुरासान काम कर ही रहा है, 4-5 और भेज दो, पूरी ही बवाल मच जाएगा वहाँ पे। तो तालिबान को अब यहाँ पे इस बात को इंश्योर करना चाहिए, अगर वो सच में एक अच्छा राज करना चाहते हैं, कि टेरर ग्रुप्स ना प्रोलिफरेट करें अफगानिस्तान की जमीन में। वो तो खुलेआम प्रोलिफरेट कर रहे हैं। दूसरा, चाइना विल बी ओनली टू ग्लैड इन स्टेप इनटू द ब्रीच एनी हाउ एनी न्यू स्पेसेस बी सीडेड इन द पैकिंग ऑर्डर ऑफ द रीजनल हेगेमोनी इन एशिया। एशिया और अफगानिस्तान एशिया का ही पार्ट है। अगर यहाँ पे यूएस की हेगेमोनी कहीं पे भी कम हो रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए चाइना तैयार बैठा है। तो चाइना इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब यूएस का इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में कब वो इन्वॉल्व हो। अब वो इन्वॉल्व होने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा स्फीयर है ना जहां अच्छे बर्बाद होके भागे हैं, चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, चाहे वो सोवियत हो, और चाहे वो अमेरिका वाले हो। अब देखिए कितने दिन तक चाइना यहाँ पे और किस हद तक चाइना अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर पाता है।
सबसे खास बात तो ये है कि चाइना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है और तालिबान वाले कब उसको उड़ा देंगे पता नहीं, या फिर इस्लामिक स्टेट वाले, या फिर ये जो तहरीके तालिबान है वो उड़ा देगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आगे आने वाले समय में। फिर बात करते हैं द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। इंडियाज फोकस मस्ट बी ऑन वैक्सीनेटिंग अ लार्ज नंबर एवरी डे और नॉट रिकॉर्ड हाइस। क्या बोला जा रहा है? 27 अगस्त को इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 10.7 मिलियन डोजेस, 1 करोड़ 7 लाख डोजेस। इससे पहले के 2 दिनों में पर डे लगभग 83 लाख डोजेस दी गई थी, 83 लाख, और 23 और 24 अगस्त को लगभग 63 लाख डोजेस, 63 लाख डोजेस पर डे दी गई थी। हालांकि फ्राइडे को हुए 1 करोड़ 7 लाख डोजेस, उसके जस्ट बाद सैटरडे को हो गए 79 लाख डोजेस और संडे को हो गए 34 लाख डोजेस। हालांकि संडे को हमेशा वैक्सीनेशन कम होता है, लोग घर पे होते हैं, वैक्सीन सेंटर ज़्यादा जाते नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब नई वैक्सीनेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें सरकार ने बोला था, केंद्र सरकार ने, कि 75% हम वैक्सीन खरीद के स्टेट वगैरह को देंगे, हम भी वैक्सीनेशन करवाएंगे, और 25% प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। तो जब ये नई पॉलिसी लॉन्च हुई थी और सरकार ने वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट शुरू किया था, तब जून 21 को ये देखा गया था कि 8.7 मिलियन डोजेस एक दिन में दी गई थी, 87 लाख डोजेस, वो अब तक की हाईएस्ट थी। अब हाईएस्ट हो गई 1 करोड़ 7 लाख। लेकिन जिस दिन जून 21 को 8.7 मिलियन डोजेस दी गई, 87 लाख, उसके अगले दिन हो गई 58 लाख। तो कुल मिला के आप देखोगे कि एकदम से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत सारी डोजेस दी जाती, और जस्ट उसके बाद जो डोजेस देने का नंबर है वो बहुत घट जाता है। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में देखोगे तो प्रतिदिन लगभग 3 to 4 मिलियन डोजेस ही दी गई हैं, जो कि टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत कम है। आप बोलोगे टारगेट क्या है? तो 31 दिसंबर 2021 तक पूरी जनता को फुल्ली वैक्सीनेट करना है, एडल्ट जनता को। वो तो देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर यही बोल रहा है कि सरकार ये जो टारगेट बनाती है ना कि मोमेंटस फीट हो गया, हमने 10 मिलियन मार्क को क्रॉस कर दिया, ये सब टारगेट्स ठीक है, बट आप इन टारगेट्स को मेंटेन करो। बेटर ये रहेगा कि आप 8 या 8.5 या इवन 7.5 मिलियन डोजेस पर डे दो, बट उनको आप कंटिन्यूअस दो। फिर ऐसा कोई दिन नहीं आना चाहिए जिस दिन 3 ही मिलियन या 4 ही मिलियन डोजेस दी जा रही है। तो डेली रिकॉर्ड्स बनाए जाने के बाद आप कंसिस्टेंट एक बड़ा नंबर रखिए वैक्सीनेशन का, जो कि मदद करेगा ओवरऑल वैक्सीन अवेलेबिलिटी में, गरीबों तक वैक्सीन पहुंचाएगा और ओवरऑल सेफ्टी को बढ़ाएगा, रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, डिजीज और डेथ कम होगा, वगैरह वगैरह यहाँ पे बात बताई गई है। प्लस एक और बात को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट 75% वैक्सीन प्रोक्योर करती सेंट्रल, और 25% वैक्सीन रिजर्व की गई है प्राइवेट के लिए। अब इन 25% वैक्सीन में प्राइवेट सेक्टर ने केवल 7 से 9% का प्रोक्योरमेंट किया। मतलब अगर 100 डोजेस बनती हैं तो 75 केंद्र की सरकार खरीदती है, 25 प्राइवेट सेक्टर कंपनी खरीदनी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर 25 डोजेस की बजाय केवल 7 से 9 डोजेस ही खरीद रही है। तो यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि भैया देखिए, आप इतनी 25 डोजेस प्राइवेट सेक्टर को क्यों एलोकेट कर रहे हो? अगर आप इसलिए एलोकेट कर रहे हो कि ये प्राइवेट, ये जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये थोड़ा पैसा कमा ले, तो 7 से 9% डोजेस अगर प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है, इससे वो कोई पैसा नहीं कमा रही है। इससे बेटर तो ये है कि उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा डोजेस बच रही है वो सरकार खरीद ले, केंद्र की सरकार। और जी हाँ, केंद्र की सरकार ने नियम कानून भी यहाँ पे निकाला है कि भाई ओवरऑल इस 25% कोटे में से जितनी वैक्सीन आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा है वो सरकार को दे दो। और ये 7 जून को पॉलिसी निकाली थी। 7 जून को सरकार ने बोला था कि भाई 25% वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रखी गई है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पूरा का पूरा 25% वैक्सीन को कंज्यूम नहीं कर पा रही, नहीं खरीद पा रही, तो बची हुई वैक्सीन आप हमको बेच दीजिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक बेच भी दे रहे हैं। इसलिए बेच दे रहे हैं क्योंकि वो रखे रखे खराब होने से अच्छा है कि भाई किसी को बेच दो, फायदा तो होगा ही यहाँ पे। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि अब 100% वैक्यूम ये प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार के थ्रू होना चाहिए। देखिए 100% तो सही नहीं है, ये कर सकते हैं कि 25% जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया, इस 25% को आप 15% कर दो या 20% कर दो या 10% कर दो, थोड़ा और प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार का बढ़ा दो, 80% कर दो या 25% कर दो, 75% से ये किया जा सकता है। बट 100% केंद्र की सरकार ही खरीदे, वो ठीक नहीं है। फिर फाइनेंशियल बर्डन केंद्र की सरकार पे ज्यादा आ जाएगा और ओवरऑल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसी कंपनीज भी यहाँ पे चिल्लाने बिल्लाने लगेंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि भाई 100% वैक्सीन प्रोक्योरमेंट अब सरकार को दे देना चाहिए। तो ये एक व्यू पॉइंट था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगला आर्टिकल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल है आपका किससे रिलेटेड? मैरिटल रेप से रिलेटेड एंड इनडिग्निटी टू वुमेन। द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज एंटीथेटिकल टू वुमेन्स डिग्निटी, इक्वलिटी एंड ऑटोनॉमी। अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पे क्या बोला कि भाई वाइफ ने, मैं आपको पहले केस बताता हूँ, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाया 3 सेक्शंस के अंदर। एक तो सेक्शन 376 रेप का चार्ज लगाया,
फिर एक सेक्शन 377 इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, इसका चार्ज लगा अंडर सेक्शन 377। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ढूंढ लीजिए। जब भी एग्जाम वगैरह में आप सेक्शंस को कोट करिएगा कि सेक्शन 376, सेक्शन 377, सेक्शन 498, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मत लिखिएगा। तो सेक्शन 377 जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हो कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, तो ये नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके आप अपने एग्जाम में मत लिखिएगा। सेक्शन 377 लिख के आप सीधे सीधे बस एक शब्द लिख दीजिए अननेचुरल सेक्स, तो इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। क्योंकि अब हिंदू एडिटोरियल में जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई है, आप उसको एग्जाम में सीधे सीधे कर दो और कोई कंजर्वेटिव टाइप का माइंड का आदमी वहां पे पेपर चेक कर रहा हो तो फिर फालतू नंबर काटे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर सेक्शन 498 के ए के अंदर भी इल्जाम लगाया था क्रुएल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498 है, सेक्शन 377 और सेक्शन 376 के अंदर यहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाया। अब जब पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के सामने आई तो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने बोला कि ठीक है भाई, सेक्शन 498 ए के अंदर जो चार्जेस लगाए गए और सेक्शन 377 के अंदर जो चार्जेस लगाए गए वो चार्जेस बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो सेक्शन 376 के अंदर रेप के चार्जेस लगाए गए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्शन 375 पढ़ोगे, सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन दे रखी है। इस सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2 में लिख रखा है कि अगर कोई लड़का और लड़की शादीशुदा है और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो ऐसे केसेस में उनके बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज रेप। तो मैरिटल रेप यहां पे खत्म हो गया। मैरिटल रेप का सिद्धांत कहां पे आता है? जब लड़की की एज 18 साल से कम हो। तो अगर लड़की की एज 18 साल से कम है और वो शादीशुदा भी है तो भी उस केस में अगर लड़की किसी के ऊपर इल्जाम लगाती है अपने हस्बैंड के ऊपर, इसने मेरा रेप किया है, तो फिर उसको मैरिटल रेप माना जाएगा और सेक्शन 377 और 376 के अंदर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। बट सेक्शन 376 के अंदर मैरिटल रेप का इल्जाम तब नहीं लगाया जा सकता है जब लीगली वेडेड हस्बैंड और वाइफ में दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है। समझ गया आप बात को? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यहाँ पे यही किया है कि सेक्शन 498 हाँ भाई इसके अंदर इल्जाम लग सकता है, सेक्शन 377 हाँ भाई इल्जाम लग सकता है, बट सेक्शन 376 के अंदर एक वाइफ एक हस्बैंड के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती अगर वो 18 साल से ज्यादा की। अब इस बात को लेके यहाँ पे काफी बवाल मचा हुआ है, पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है और ओवरऑल यहाँ पे जो ऑथर है वो भी काफी नाराज नजर आ रही है। ऑथर के व्यू पॉइंट्स वहाँ पे समझने की कोशिश करती है। शद्रा चौधरी इसकी ऑथर है, लेक्चरर है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत में पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ भी एसोसिएटेड है। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि सिंस द हाई कोर्ट वाज बाउंड बाय द लॉ व्हिच exempts husband from being tried or punished for raping their wives by creating the legal fiction that all sex within marriage is consensual, no other conclusion was open to the court. Notwithstanding this, the discrepancies and the failings of the Indian criminal law highlighted by the judgment deserve scrutiny. मतलब इनका ये बोलना है कि देखिए अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, सबने बोला है कि हाई कोर्ट का डिसीजन सही है। मतलब अगर आप एक्सेप्शन 2 को देखोगे सेक्शन 375 के, तो हाँ भाई उसके हिसाब से यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। बट ये सेक्शन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ये सही नहीं है। ओवरऑल एक शादी के अंदर अगर आप ये बोल दो कि सारा सेक्स कंसेंशुअली होगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे वुमेन एक बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होती हैं और मेन उनके खिलाफ इल्जाम मतलब मेन उनके खिलाफ जबरदस्ती कर सकते हैं, ओवरऑल बहुत जगह पे करते भी हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके किसी आदमी को एक औरत परेशान भी कर सकती है, ये भी एक व्यू पॉइंट उठ के आता है। तो अब दोनों व्यू पॉइंट में यहाँ बैलेंस बिठाने की जरूरत है। हालांकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो ऑथर है वो यही बोल रही हैं कि मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि बाकी सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए हस्बैंड को चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है जो कि अभी अपनी वाइफ से सेपरेटेड है, डिवोर्स नहीं है। अब आप बोलोगे सर सेपरेटेड है डिवोर्स नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ मैरिड है और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया तो एकदम डिवोर्स नहीं दिया जाता, कुछ समय तक उनको सेपरेटेड अलग अलग रहना पड़ता है, एक बीच का बफर पीरियड होता है। तो उस बफर पीरियड में सेपरेशन वाला हिसाब होता है। तो उस सेपरेशन वाले हिसाब में अगर हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट, क्योंकि अभी भी लीगली वो हस्बैंड वाइफ है, तो इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर अगेंस्ट कोई जबरदस्ती करता है तो सेक्शन 376 के अंदर उसको रेप के लिए चार्ज किया जा सकता है। जब वो जुडिशियली सेपरेटेड है, डिवोर्स नहीं है, जुडिशियली सेपरेटेड है, तब भाई हस्बैंड के ऊपर रेप का चार्ज लग सकता है। अगर वो नॉन कंसेंशुअल
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरेक्शन कर रहा है, पिनाइल विजिनल इंटरप्रिटेशन है। अब ये समझाना मुझे थोड़ा देखिए अजीब लग रहा है, मतलब आप इतना समझ लीजिएगा नॉर्मल सेक्स है, तो नॉर्मल सेक्स में ओवरऑल वाइफ उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती अगर वो फोर्स्ड भी है, लेकिन हाँ अननेचुरल सेक्स है तो वाइफ इल्जाम लगा सकती है अंडर सेक्शन 377। तो अगर पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स पिनाइल वेजिनल है तो भाई हस्बैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और अगर वो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है तो सेक्शन 377 के अंदर इल्जाम लग सकता है। तो ये सही नहीं है ऑर्डर। यहाँ पे सेक्शन 376 के अंदर भी इल्जाम लगाने की ताकत होनी चाहिए, यानी एक वाइफ के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप के चार्जेस लगा सके। ठीक है भाई, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये इस पॉइंट को नहीं खंगाल रही हैं कि अगर कोई लेडी इसको गलत प्रकार से इस्तेमाल करती है तो उस चीज को कैसे रोका जाएगा। इस पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे ऑथर ने नहीं खंगाला है। चलिए खैर, वो यहाँ पे एम्बिट में भी नहीं आता है। फिर कुछ और बातें भी ऑथर यहाँ पे कह रही हैं। इनका ये बोलना है कि भाई ये जो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दे दिया गया हमारे लॉ में, दिस इज एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, dignity and of gender equality enshrined in fundamental rights such as Article 21 and Article 14। तो Article 21 राइट टू लाइफ और Article 14 राइट टू इक्वालिटी, इनके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, इन फंडामेंटल राइट्स को ये मैरिटल रेप का जो कंसेप्ट है जिसको यहाँ पे हमारी ज्यूडिशरी लीगलाइज कर रही है वो वायलेट कर रहा है। मतलब Article 14 और Article 21 वायलेट हो रहे हैं ड्यू टू दिस एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ओके, फिर देखिए क्या बोला गया है। इन द जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वुमन इज हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। अभी एडल्ट्री का क्या सीन है? एडल्ट्री का सीन ये है कि मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ मैरिड है और मैरिज के बाहर अगर कोई किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन बनाता है, ठीक है ना, जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हो, तो ऐसे केसेस में एडल्ट्री का इल्जाम लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में बोला कि भाई एडल्ट्री का ऑफेंस सही नहीं है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री का ऑफेंस इस बेसिस पे इवॉल्व हुआ है कि एक बार शादी हो गई तो एक औरत अपनी पति की गुलाम हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई तो वो कुछ और कर ही नहीं सकती। तो इस प्रकार का जो व्यू पॉइंट है वो गलत है, और इस व्यू पॉइंट के बेसिस पे एडल्ट्री स्थापित हुआ है, एडल्ट्री का एक क्रिमिनल लॉ स्थापित हुआ है, तो एडल्ट्री भी गलत है। तो एडल्ट्री को 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑथर यहाँ पे बोल रही थी कि जिस प्रकार से एडल्ट्री यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी प्रकार से ये बात भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है तो हस्बैंड को एक राइट मिल जाता है कि वो वाइफ को फोर्स कर सके, उसके खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके और उसके खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा, वो उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी इंटीग्रिटी को वायलेट कर सके, ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर सके, उसका सेक्सुअल मास्टर बन के रहे। ये सब गलत है। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि इफ एडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो इज मैरिटल रेप। तो ये एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 को यहाँ पे बदलना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट भी यहाँ पे बदल सकता है, बट मेन पार्टी जो यहाँ बदलने की वो सरकार ही है। सरकार चाहे तो एक अमेंडमेंट लाके इंडियन पीनल कोड में चेंजेस लेके आ सकती है। अब सरकार नहीं भी लेके आ रही है तो जुडिशरी यहाँ पे लेके आ सकती है एक अप्रोप्रिएट डिसीजन देके। अब वो डिपेंड करता है कि कौन लेके आएगा, आगे आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे ओवरऑल जब इस बात को बोला जाता है कि मैरिटल रेप, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। सरकार भी कभी कभी बोलती है कि मैरिटल रेप सही नहीं है, तो किस बेसिस पे बोलती है? तो एक केस था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सरकारी स्टैंस ये था कि भाई अगर आप मैरिटल रेप जैसी प्रथाओं को ले आओगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बचेगा ही नहीं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर आए दिन वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाती रहेंगी। अभी ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्लेम था? सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि देखिए मैरिज इंस्टीट्यूशनल नहीं है, मैरिज इज पर्सनल, और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बिकॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज प्रोटेक्टेड बाय स्टैट्यूट। आप अलग अलग पर्सनल लॉ के अंदर शादी कर सकते हैं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट यानी कि एक पर्टिकुलर लॉ से प्रोटेक्टेड है वो किसी एक पर्टिकुलर मैरिटल रेप से खत्म होने वाला नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट था, गवर्नमेंट के पॉइंट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो ऑथर यहाँ पे क्या बोल रही है? ऑथर ये बोल रही है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हो, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक हस्बैंड लीगली शादी के अंदर अपनी वाइफ को रेप कर रहा है तो भी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वायलेट हो रहा है, तो भी तो लीगली सैंक्शनड वाइफ्स के जो राइट्स हैं
वो वायलेट हो रहे हैं, उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी, बॉडीली ऑटोनॉमी, बॉडीली इंटीग्रिटी वायलेट हो रही है, तो क्या फिर इसको हमें सोसाइटी में देखने की जरूरत नहीं है? तो ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव व्यू पॉइंट यहाँ पे ऑथर की तरफ से आया है। इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऊपर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, ये जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि ये बोलता है कि हाँ भाई, मैरिटल रेप इज नॉट राइट, एक मैरिड हस्बैंड और वाइफ सेक्स करते हैं और उसमें वाइफ फिर इल्जाम लगाती है कि हाँ भाई इस हस्बैंड ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की है, तो क्या उसको मैरिटल रेप माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? और इसमें आप इस बात को भी पॉइंट दीजिए कि अगर कल की डेट में मैरिटल रेप को अलाउ कर दिया जाता है और लीगली वाइफ्स हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा सकती हैं कि इसने हमारा रेप किया है, तो उसमें जो फ्रिवुलस केसेस होते हैं, जो झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर देंगी औरतें अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, उनको कैसे रोका जा सकता है? इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे डिवाइस किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे आपके व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। अपने बेस्ट व्यू पॉइंट दीजिए, जो भी सबसे सही कमेंट होगा आई विल ट्राई टू पिन इट। तो ये था भाई डिस्कशन, और आज के आखिरी आर्टिकल पे चलते हैं। Still hanging fire on transparency. Courts need to go beyond appealing to the fictional conscience of our lawmaker. ये क्या बवाल है यहाँ पे? देखिए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। रोहिंटन एफ नरीमन थे, अब तो खैर ये रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने 8 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फाइन लगाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं माना। क्या डायरेक्शंस थे? कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज समय पे सिटीजन्स को इन्फॉर्म करेंगे कि जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं। अब ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्रिमिनल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया। 2004 में 24% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस थे, 2019 में 43% के अगेंस्ट आ गए। अब 2004 में कितने लोगों ने सही से अपने क्रिमिनल इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया, नहीं रिपोर्ट किया, वो एक अलग बात है। 2004 में उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में, और 2004 में उतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन भी नहीं था, बट आज की डेट में डिजिटलाइजेशन बहुत है, ठीक है ना। कोर्ट्स ई मोड में जा रहे हैं, कौन से पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं ये वेरीफाई करना कंपैरेटिवली 2004 के मामले से इजी हो गया। तो 2019 जनरल इलेक्शन में 43% लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। तो भाई इतना क्रिमिनलाइजेशन क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स का? ये तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए फैटल है। और समय समय पे अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू हमारी जुडिशरी ने भी बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वाइडली पब्लिसाइज किया करना चाहिए कि जो भी उनके कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, भाई कितने लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज करती नहीं है। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि भाई ये जो टिकट दिए जाते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन लड़ने के लिए, वो क्वालिफिकेशन के आधार पर, अचीवमेंट के आधार पर और मेरिट के आधार पर दिए जाने चाहिए। बट इस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। पार्टीज डिफियांट है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को इंटेंशनली वो मान ही नहीं रही हैं। फिर अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानना और पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ये दोनों एक ही चीज है। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि भाई देखो, आपके जितने भी कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप वोट डालने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे कि हम जिस पर्टिकुलर पर्सन को वोट डाल रहे हैं उसके ऊपर तो यार 2 मर्डर केस पेंडिंग है। तो एक बार को हमारे दिमाग में आएगा नहीं कि यार इस आदमी के ऊपर 2 मर्डर केस पेंडिंग है, इसको हम वोट नहीं देंगे, आ ही जाएगा। तो अगर हमको सही समय पे पता चल जाए कि हाँ भाई इसके अंदर अगेंस्ट मर्डर केस पेंडिंग है, लेकिन वो तो तब पता चलेगा ना जब पॉलिटिकल पार्टी और वो कैंडिडेट बताएगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही कि बताओ तुम लोगों को, लेकिन ये लोग सही समय पे बताते नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी चीजें हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे थे वहां पे बोला गया कि उनके एजुकेशनल, फाइनेंशियल और क्रिमिनल बैकग्राउंड से एक एफिडेविट के थ्रू बताए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया और बोला कि हमें कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप समझो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के एजुकेशनल, फाइनेंशियल और क्रिमिनल बैकग्राउंड बताओ, और ये लोग आरपीए एक्ट 1951 को अमेंड करके बोल रहे हैं हम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन कर दिए। कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पुश बैक किया है ना हमारे पॉलिटिशियंस को, तो ये हमारे पॉलिटिशियंस थोड़ी लाइन पे भी हैं आज के डेट में। नहीं तो भाई निरंकुश राज करते ये लोग यहाँ पे। और हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पावर में होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी हो जाती है। फिर अगर आप बात करो तो 2013 में
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की एक पूरी बेंच बैठी और उसने 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया आरटीआई एक्ट के अंदर। अब ये एक बड़ा डिसीजन था। अगर आप पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर हो जाते हो आरटीआई एक्ट के अंदर तो आपसे अगेंस्ट आरटीआई फाइल हो। जैसे आप सरकारी डिपार्टमेंट जब पोस्टेड होगे अक्सर कर देखोगे आरटीआई आ रहा है, सीपी ग्राम आ रहा है, आरटीआई के थ्रू पब्लिक आपसे सवाल पूछ सकती है। उसी प्रकार से अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज हैं तो इनके पास भी आरटीआई भेजी जा सकती है और इनसे कुछ पूछा जा सकता है। तो इन पार्टीज को अब टेक्निकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था, ओवरऑल आरटीआई एक्ट को मानना था, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज मानना ही नहीं चाहती थी। तो पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ और बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई लॉ। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि लोगों का अपोजिशन आने लगा। लेकिन आज तक आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। आज भी आरटीआई एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती, जबकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने साफ साफ बोला है कि आरटीआई एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी है आपकी ये पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज ने ना ही कोई पीआईओ अपॉइंट किया है और ना ही वो किसी आरटीआई का रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप क्या बोलोगे इसको अनसिविल डिसोबीडियंस बोला जाएगा कि जब एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी आपको बोल रही है कि भाई आप पब्लिक अथॉरिटी हो, आरटीआई एक्ट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन फाइल करिए, तब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन फाइल नहीं कर रहे हो तो फिर आप बात को जबरदस्ती टाल रहे हो ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर उस आर्टिकल में बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ। आप इलेक्टोरल बॉन्ड, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉपिक को मैं यहाँ पे दोबारा नहीं उठाऊंगा। कुल मिला के ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखिए तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पेक्ट में एंड में बताया गया कि दे आर द हार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी। यही पॉलिटिकल पार्टी आगे आने वाले समय में सरकार बनाती है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा ज्यादा अवेयर कर दें, हम पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा ज्यादा और ट्रांसपेरेंट कर दें, हम ये जान जाएं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पॉलिसी डिसीजंस कैसे हैं, क्या कोई बिजनेसमैन ऐसा तो नहीं जो इनको फंडिंग देता है और जीतने के बाद ये उसके लिए प्रॉपर बहुत सारे पॉलिसी एग्जेम्पशंस करती हैं। इस प्रकार की चीज़ें अगर लोगों को पता होंगी तो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी आएगी। और बहुत लंबे समय से एक अपील रेस की जा रही है इन पॉलिटिशियंस के सामने, इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि आप अपनी फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करिए। बट जस्टिस नरीमन और वर्ड्स बीवी गवई ने बोला, मतलब जस्टिस बी आर गवई, तो जस्टिस नरीमन और जस्टिस बी आर गवई ने बोला कि जितनी भी अपील की गई है पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिशियंस से कि आप अपनी फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करो, वो सारी डेफ ईयर्स में गिरी है। मतलब ये पॉलिटिशियंस इस बात को सुनने तक को तैयार नहीं है कि हाँ भाई हम अपनी ओवरऑल फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करेंगे या नहीं ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की। आप सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी को लाने का एक ही तरीका बचता है और वो तरीका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ओवरऑल इस बात को इंश्योर करे कि जितने भी उन्होंने नियम कानून दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड्स होने चाहिए उस कैंडिडेट के। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रिलीज कर रही तो उसके ऊपर तगड़ा फाइन लगाओ, जो भी उसके मेंबर सेलेक्ट हुए हैं उनके इलेक्शन को रद्द कर दो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर को अगर नहीं माना है पॉलिटिकल पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट बेसिस पे एक्शन ले। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक लगाम कसने के लिए, नहीं तो ओवरऑल ये ब्लैंकेट निरंकुश तरीके से काम करते चले जाएंगे, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। यही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आई होप आपको इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल डिस्कशन में कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दो। मैरिटल रेप को लेकर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, इसका एक प्रॉपर जवाब आप कम से कम 100 से 150 शब्दों में मुझे देने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से सोच के। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाओ, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच के रहें कोरोना से।